Hello everyone, you are watching Alchemist Academy and I'm your educator William. So student, welcome back. आज हमको पढ़ना था कि रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है, रिस्पायरेशन के टाइप क्या है. उसमें हमने एनारोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन को स्टडी किया था. आज हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ह्यूमंस में कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्वाटिक एनिमल में कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन प्लांट्स में कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस. सो देयर इज अवर टॉपिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस. सो स्टूडेंट, जब ह्यूमंस में रिस्पायरेशन की बात आती है तो एक बात निकल के आती है, किसके थ्रू हो रहा होता है ह्यूमंस में रिस्पायरेशन? लंग्स के थ्रू. किसके थ्रू हो रहा होता है? लंग्स के, है ना. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फेफड़े, है ना. जर्नल लैंग्वेज है फेफड़े. क्या कुछ हो रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ बुझ रहा है तो फेफड़े जल रहे हैं, है ना. तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन हम अपने टॉपिक पे चलेंगे लंग्स पे. तो क्या है, लंग्स से होता है रिस्पायरेशन. किसमें? ह्यूमंस में. सो प्रोसेस क्या है रिस्पायरेशन का, कैसे ऑक्सीजन का इंटेक होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये हम पढ़ेंगे. तो फर्स्टली क्या होता है? O2 रिच एयर. O2 रिच का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो स्टूडेंट? बहुत ज्यादा हो. तो O2 रिच एयर ये कहां प्रेजेंट होती है? एल्वियोलीज में. किसमें प्रेजेंट होती है? एल्वियोलीज में. यहां से ऑक्सीजन जाती है कहां में? ब्लड में जाती है. कहां जाती है? ब्लड में. ये हम प्रोसेस पढ़ा रहे हैं. कौन सा प्रोसेस है ये? है ब्रीथ इन, है ना. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रीथ इन. मैं इसलिए आपको बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको हर एक छोटा छोटा बेसिक नॉलेज मिलता रहे. थ्योरी बहुत लंबी हो जाती है, हमें नहीं समझ में आती, लेकिन अगर एक बार हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जितनी भी चाहे उतनी थ्योरी बना सकते हैं. इसलिए अल्केमिस्ट एकेडमी का मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. ठीक है. प्रोसेस क्या, उस प्रोसेस को थ्रू टू एरो शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझा देना और आप ताकि अच्छे नोट्स बना सके, है ना. आपके रिफ्लेक्स में आना चाहिए कॉन्सेप्ट. ये हमारा मेन मोटिव है. तो ब्लड में गई. अच्छा, जब ब्लड में जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी? चल के जाएगी? नहीं ना. ब्लड वेसल्स, एक ही ट्रांसपोर्टिंग लाइन है ब्लड में चलने के लिए, ब्लड वेसल्स. किसके थ्रू जा रही है? वेसल्स के थ्रू, है ना. वेसल्स के थ्रू गई. उसके बाद आगे कहां पे गई है? ये आगे जाके बाइंड हो गई हीमोग्लोबिन से. किससे बाइंड हो गई? हीमोग्लोबिन से. ये कहां पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है ना. हमने पढ़ा है इसके बारे में. हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल्स में. ये बात आपको समझ में आ गई. आरबीसी में जाने के बाद ये ऑक्सीजन कहां रिलीज हो जाती है? टिश्यूज में. ये कहां रिलीज हो गई? टिश्यूज में. रिलीज इन टिश्यूज. तो ये था हमारा ब्रीथ इन प्रोसेस. जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं तो पहले जाती है एल्वियोलिस में, है ना. नॉस्ट्रिल से लेती है एयर को, वो एल्वियोलिस में गई. एल्वियोलिस के बाद वो ब्लड में गई थ्रू टू वेसल्स, थ्रू टू कैपिलरीज. फिर उसके बाद कहां गई? वो गई हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई. हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के बाद फर्दर कहां पे गई? वो गई टिश्यूज में, रिलीज हो गई. अब हम फर्दर पढ़ेंगे ब्रीथ आउट प्रोसेस क्या है. स्टूडेंट, कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे? ब्रीथ आउट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सेंट आउट होना हमारे बॉडी से. कैसे सेंट आउट होती है? तो इसे, इनको हम कर देते हैं आउट, है ना. इनको आउट कर दिया, यानी हटा दिया. हंसने वाली बात नहीं, समझिएगा. बहुत इजी प्रोसेस है. जस्ट अपोजिट हम लेके चलेंगे इसको, है ना. पहले कहां पे ऑक्सीजन कहां पे छुट्टी जाके टिश्यूज पे गई ना, टिश्यूज पे रिलीज हो गई थी. तो अब हम टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? वापस करेंगे. तो कहां पे CO2 कहां से स्टार्ट हुई? टिश्यू में प्रेजेंट थी, टिश्यूज में, है ना. उसके बाद ये कहां आई? ब्लड में आई. ब्लड में कैसे आई? थ्रू टू वेसल्स, है ना.
उसके बाद ये कहां पे गई, ब्लड में डिजोल्व हो गई, डिजोल्व इन ब्लड। अब यहां पे एक बढ़िया सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। एक बार आपने इस पॉइंट को पढ़ लिया तो आप एक आइकॉनिक कह सकते हैं ना, एक स्पेशल लाइन लिख पाएंगे अपने नोट्स के लिए। इस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ब्लड तक लाता कौन है, कौन लेकर आता है? तो हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट इज द ओनली कैरियर ऑफ CO2 इन ह्यूमन बॉडी। ये बात आपको नोट रखनी है, अपने ब्रेन में फिट कर लेना है इस बात को कि बाइकार्बोनेट इज द ओनली कैरियर ऑफ CO2। CO2 को कैरी करेगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। यही कहां लेकर आएगा, पूरी बॉडी में CO2 को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद डिजोल्व हो गई ब्लड में। अब ब्लड में डिजोल्व होने के बाद ये कहां जाएगी, ये जाएगी एल्वियोलिस में, है ना, ये एल्वियोलिस में आ गई। इसके बाद ये कहां जाएगी, थ्रू टू नॉस्टिल, ये सेंट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। ये हो गया हमारा ब्रीद आउट प्रोसेस। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट दोनों प्रोसेस को हमने बहुत ही इजीली वे में आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद आती है कि ये जो पूरी साइकिल, ये जो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा, ये कहाँ पे कौन सा ऑर्गन इसे परफॉर्म कर रहा था, है ना। एल्वियोलिस की बात है, एल्वियोलिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में भी जानने के लिए क्यूरियोसिटी आपकी बहुत ज्यादा होगी। तो हम आगे चलते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे कि ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रहा होता है ना। सो फ्रेंड्स, जनरली ये प्रोसेस लंग्स में कंप्लीट होता है। किसमें कंप्लीट होते हैं, लंग्स में। तो बात आती है स्ट्रक्चर क्या है लंग्स का, है ना। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, है ना। तो कैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। वैसे बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, लेकिन मैं इतना अच्छा बना लूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। सो यहां पे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर को। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक एडवांस बायोलॉजी को पहुंचा सके, है ना। ये हमारा नेजल पोर है, नेजल चैम्बर से कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी माउथ यानी ओरल कैविटी जिसे हम कहते हैं। क्या होगी, ओरल कैविटी, ठीक है। ये कौन सी कैविटी है, ओरल कैविटी, इसे हम क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है आगे वाला, ये जिसे मैं भी ब्लैक से डॉटेड कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आगे वाला ये पोर्शन है, इसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। क्या हमने इसे नाम दिया, नॉस्ट्रिल नाम दिया। उसके बाद ये पोर्शन जो था, ये हमारी क्या थी, ओरल कैविटी। ये क्या थी, ओरल कैविटी। आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये क्या है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं नेजल पैसेज। क्या कहते हैं, नेजल पैसेज। अच्छा, इस नेजल पैसेज में क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। क्या होता है, हेयर्स होते हैं, है ना। हेयर्स होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका वर्क क्या होता है, इन हेयर्स का और म्यूकस मेम्ब्रेन का मेन वर्क होता है कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी नोज में यानी थ्रू टू नोज हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकना, है ना। हेयर्स में जाके डस्ट पार्टिकल फंस जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होती है, चिकनी होती है ना। म्यूकस कैसा होता है, चिकना होता है, चिपचिपा होता है, उसमें जाके ये डस्ट पार्टिकल फंस जाते हैं, ठीक है। इन डस्ट पार्टिकल के फंसने के बाद क्या होती है, फ्रेश एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो आपको समझ में आ गया होगा हेयर्स का और म्यूकस मेम्ब्रेन का या म्यूकस का क्या फंक्शन है, कहाँ पे, हमारे नेजल पैसेज में। इसके बाद
ये एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्यों कहते हैं इसे? फेरिंग्स बेटा वो पोर्शन होता है, यानी ओरल कैविटी और विंड पाइप के बीच का जो गला होता है, ओरल कैविटी और विंड पाइप के बीच का जो गले का पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। बहुत सिंपल समझाया मैंने इसे, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। ओरल कैविटी विंड पाइप के बीच, ओरल कैविटी और विंड पाइप के बीच का जो गला है, गले का वो पोर्शन, ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी अगर वे में कहना चाहें, थोड़ा और सिंपलीफाई करें, गले का वह भाग या गले थ्रॉट की वो लेयर या गले का वह भाग जो कहां प्रेजेंट हो रहा है, ओरल कैविटी और विंड पाइप के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे? फेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहां से एक हमारा ऐसे विंड पाइप जाता है, ठीक है, और दूसरा ये नली कहां चली जाती है? ठीक है, ओइसोफेगस की तरफ। कहां चली जाती है? ओइसोफेगस की तरफ, ठीक, जिसे हम अपनी आहार नाल कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी ये बात भी मेरी, है ना? अब यहां पे हम जब आते हैं, एक पाइप यूसोफेगी चल गया और एक पाइप हमारा ये आ गया, यहां पे फेरिंग्स प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पे एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहां पे ये स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी जो हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है। हमने क्या देखा ना, डीजे होता है, उसके पास भी एक स्पीकर साउंड होता है ना, एक वॉइस बॉक्स होता है। उससे क्या करते हैं वो लोग? वॉइस को कंट्रोल करते हैं, कितनी पिच रखनी है, कितनी लो पिच रखनी है, उसको मेंटेन करते हैं। इस तरह हमारी वॉइस को कौन मेंटेन करता है? लैरिंग्स मेंटेन करता है ना? उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट बोन, जो बोन को आपस में ज्वाइंट करती है, वो चीज जो होती है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जो दो बोन को आपस में ज्वाइंट कराने का काम करता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये बोन है, लेकिन ये कैसी बोन है? ये सॉफ्ट बोन है, ये हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। इसके ऊपर एक बहुत ही मेन ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ये ऑर्गन यहां पे प्रेजेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है ऐसे। मैं इसे डार्क कर रहा हूं इसीलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसे कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जस्ट प्रेजेंट होता है इपीग्लॉटिस। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? इपीग्लॉटिस। ये क्या है? ब्लैक पोर्शन से मैंने इसे क्या किया, इसीलिए ब्लैक से बना दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये क्या है? इपीग्लॉटिस है। ये इपीग्लॉटिस का क्या वर्क होता है? अब बात आई कि इपीग्लॉटिस क्या है। इपीग्लॉटिस का क्या वर्क है? सो स्टूडेंट, इपीग्लॉटिस का वर्क होता है, ये ग्लॉटिस के ऊपर रखा हुआ एक बॉक्स यानी ढक्कन जैसा होता है ना? ये क्या करता है? जब हम फूड खाते हैं, है ना, जब हम ईटिंग करते हैं, फीडिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या करता है? ये हमारे विंड पाइप के ऊपर ऐसे आ जाता है। ठीक है, जैसे ये दो ये हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? इपीग्लॉटिस कहेंगे। ये हमारा ओएसोफेगस का रास्ता है और ये किसका रास्ता है? विंड पाइप का। तो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये ढक्कन कैसे हो जाता है? ऐसे विंड पाइप के ऊपर आ जाता है। ठीक है, विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड हमारी किस तरह से जाता है? इंटेस्टाइन में चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, इसोफेगस के थ्रू। ठीक है, आहार नाल जिसे हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है? ये जो इपीग्लॉटिस है ये किसके ऊपर आ जाता है? इसोफेगस के ऊपर आ जाता है, यानी आहार नाल के ऊपर आ जाता है।
इससे क्या होता है, हमारा खाना किसमें नहीं जाता है, लंग्स में नहीं जाता है ना, और फ्रेश एयर लंग्स में हम आसानी से एंटर करा पाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एपिग्लॉटिस का क्या वर्क है। ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, आपस में कोलैप्स नहीं होने देता, किसे, विंड पाइप को और ईसोफेगस को। उसके बाद हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, लंग्स है, ठीक है, सॉरी लैरिंग्स है, ठीक है, और अच्छे से कर देता हूं, लैरिंग्स, ठीक। उसके बाद ये आता है विंड पाइप, ये विंड पाइप ऐसे आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसे और लंबा कर रहा हूँ विंड पाइप, ठीक, यहाँ पे ऐसे ही है, आपस में कोलैप्स ना हो इसके लिए चिपके ना, रिंग्स पड़ी होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया मतलब ट्रैक से लिया गया रास्ता, हवा के जाने वाला रास्ता, ट्रैक, उसे हमने क्या कह दिया, ट्रैकिया, ठीक है। यही ट्रैकिया अभी डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग ट्यूब्स में, ठीक है, ये दो अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, है ना। इसे हम कहते हैं, दोनों को कनेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। सिंगल, अगर सिंगल के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रोंकियाई कहते हैं, लेकिन दोनों को कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो ब्रोंकस कहते हैं। यही ब्रोंकस, अब यही ब्रोंकस फिर से मल्टीपल टाइप में डिवाइड होते हैं। कैसे, इसी ब्रोंकस से और ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल आई है ना, ऐसे इन ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकल रही है, है ना, ये इधर से ब्रोंकस से दूसरी ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, ये देखो, इसे हम कहते हैं ब्रैंकियोल्स। यानी ब्रोंकस से निकलने वाली दूसरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियोल्स कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत इजीली समझ में। मैं ये रिंग इसलिए बना रहा हूँ, ये रिंग इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि ये ट्यूब आपस में कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब हम बनाते हैं अपना मेन स्ट्रक्चर यानी लंग्स, है ना, ताकि आपको और इजीली ये समझ में आ सके स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर जनरली है क्या, है ना। ठीक है, ये बनाया मैंने लंग्स का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इन्हीं ब्रैंकियोल्स में, जिनको हमने ब्रैंकियोल्स बोला था, ये स्ट्रक्चर था ब्रैंकियोल्स, आपको समझ में आ गया है मेरे पास प्लेस का, मैं अभी ज्यादा नोट नहीं करूंगा इसे। ब्रैंकियोल्स है, अब इन्हीं से ये एयर बैग्स जुड़े होते हैं, इन्हीं में क्या होते हैं, मल्टीपल एयर बैग्स जुड़े होते हैं, ठीक है, मल्टीपल, बहुत सारे नंबर्स में एयर बैग्स होते हैं। अब ये इन एयर बैग्स का यहाँ पे क्या फंक्शन है, अभी एक टर्म हम पढ़ रहे थे, उस टर्म्स को हमने नाम दिया था एल्वियोली या एल्वियोलस, है ना, ठीक है। मल्टीपल एल्वियोली प्रेजेंट है कहां पे, हमारे लंग्स में, ठीक है। इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं एयर बैग्स में हवा आती है और जो हम O2 लेते हैं वो इन्हीं में पहले आके भर जाती है, ठीक है। फिर फर्दर वो क्या होता है, ब्लड में जाती है कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड में जाने के बाद वो क्या होती है, ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, फिर टिश्यूज में रिलीज हो जाती है, फिर आगे की एनर्जी का फॉर्मेशन होता रहता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, जब हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था, रिस्पायरेशन के टाइप्स क्या थे, है ना, उसमें हमने दो तरह के टाइप्स पढ़े थे रिस्पायरेशन के। फर्स्ट वन पढ़ा था जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, और जिसे हम एनारोबिक कह रहे थे, और एक था एरोबिक था जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा था। तो एयर आती है और इनमें फुलफिल हो जाती है, ये बात हमने समझी। अब हम एक बार प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आती है। लाइक मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं, ये एयर है, ठीक है, ये यहां से ऐसे नॉस्ट्रिल के थ्रू आई, इसमें प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो यहाँ पे क्या हो चिपक गए, फ्रेश एयर यहाँ से एंटर करी, ठीक है, देखिए फ्रेश एयर यहाँ से एंटर करती है, ये इसोफेगस है, फूड पाइप है हमारा, वो नीचे आके यहाँ स्टमक में ओपन होता है, इनके थ्रू एयर आई और ये ब्रैंकियोल्स यानी ब्रोंकस में चली गई, ठीक। ब्रोंकस में जाने के बाद ये ब्रैंकियोल्स में गई, ब्रैंकियोल्स में जाने के बाद इन्हें एल्वियोलीज में, देखिए मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, ग्रीन से फुलफिल कर रहा हूँ एयर को यहाँ पे, ठीक है, ये गई और ये हमारे एल्वियोलीज में फुलफिल हो गई, ठीक है।
बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए आप समझ ना पाए, है ना। बहुत इजी स्ट्रक्चर था और पूरा रिस्पायरेशन मैंने जरा सा स्ट्रक्चर में आपको समझा दिया, ठीक। एयर आई और एल्वियोलीज में फुलफिल हो गई। तो ये आपने समझा कि कैसे ऑक्सीजन का बॉडी में इनटेक हो रहा है, और लंग्स क्या है, लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स में एल्वियोलिस की पोजीशन क्या है और एल्वियोलिस का फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप होती है, लैरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ये चीज याद रखने वाली है, लैरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स। फिर फेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। नेजल पैसेज के बारे में पढ़ा, इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है ह्यूमन रिस्पायरेशन का, ठीक है। टाइप्स और क्या प्रोसेस था, दोनों टाइप्स के बारे में, कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा था, ये प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा स्ट्रक्चर ह्यूमंस में रिस्पायरेशन का कंप्लीट होता है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम, प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है। बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूंगा मैं, और ये तो फिर भी आपको लंबा वीडियो लग रहा होगा और काफी डिफिकल्टीज आ रही होगी, लेकिन प्लांट्स में जब आपको समझाऊंगा ना तो आपको बहुत इजी लगेगा कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, है ना। सो स्टूडेंट, प्लांट्स में रिस्पायरेशन 3 चीजों से होता है। स्टोमेटा, फर्स्ट वन कौन है, स्टोमेटा। दूसरे कौन है, लेंटिसिल्स। दूसरे कौन है, लेंटिसिल्स। तीसरी है जर्नल रूट्स, किसके थ्रू, जर्नल रूट्स के थ्रू। तो पहले हम देखेंगे स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है। तो एक स्ट्रक्चर है, बड़ा कॉमन स्ट्रक्चर है, चलो उसको बनाते हैं, लीफ का। तो ये तैयार हो गई हमारी लीफ। लीफ की जस्ट बैक साइड पे, पीछे देखेंगे जब लीफ को हम उल्टा करते हैं, उसकी जस्ट बैक साइड पे हम देखेंगे ऐसे छोटे छोटे से स्मॉल से कैसे होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना। छोटे छोटे माइन में बहुत ही फाइन और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जनरली प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू अपना रिस्पायरेशन करते हैं। जो गैसेस एक्सचेंज है किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। रिस्पायरेशन की जब बात आती है तो सिंपल सी एक बात निकल के आती है कि रिस्पायरेशन है क्या। तो रिस्पायरेशन गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान, हम ये भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्लांट्स में किसके थ्रू हो रहा है रिस्पायरेशन, स्टोमेटा के थ्रू। सम प्लांट्स यानी कुछ प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो होता है लेंटिसिल्स के थ्रू। किसके थ्रू, लेंटिसिल्स। ये कहां पे प्रेजेंट होती हैं, तो जो लेंटिसिल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं स्टेम में। स्टेम हिंदी में हम क्या देते हैं इसे, तना। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में। प्लांट के स्टेम में लेंटिसिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू रिस्पायरेशन होता है प्लांट में। उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं, जर्नल रूट्स। कुछ प्लांट्स में जर्नल रूट के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंजमेंट होता है। तो ये 3 टर्म्स हैं, अगर आप 5 से 6 लाइन पे लिख देते हैं कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन के 3 मेन इवेंट होते हैं। पहला स्टोमेटा के थ्रू, सेकंड लेंटिसिल्स के थ्रू विच इज प्रेजेंट इन स्टेम, ठीक है। थर्ड किसके थ्रू, जर्नल रूट के थ्रू, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है। एक्वाटिक एनिमल, रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल में रिस्पायरेशन, एक्वाटिक एनिमल यानी जलीय जंतु, पानी में रहने वाले जंतु, है ना। सो स्टूडेंट, बात आती है कि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं एक्वाटिक एनिमल। यानी जैसे ह्यूमंस की बात आई तो क्या था, ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट थी, एयर में प्रेजेंट थी, है ना। एयर से हम क्या कर रहे थे, अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन को एंटर करा रहे थे, है ना। लेकिन जब हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें रिस्पायरेशन होता है वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू। किससे, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन। वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं एक्वाटिक एनिमल अपने रिस्पायरेशन में। मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता के ये बात बहुत इजीली समझा दूंगा। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में भी आएगा क्या स्ट्रक्चर है इसका है।
ये एक फिश है स्टूडेंट, है ना, ठीक है, देख भी रही है। चलो उसके यहाँ पे देखिए एक आपको छोटा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। इसी के थ्रू वाटर करंट के साथ ऑक्सीजन कहाँ एंटर करती है, उसके बॉडी में, ठीक है। फिर क्या होता है, वाटरी करंट के साथ जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑर्गन है, यानी जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है एक्वाटिक एनिमल्स में, वो क्या होता है, गिल्स होता है ना। कुछ एक्वाटिक एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी सरफेस से भी रिस्पायरेशन करते हैं, है ना, थ्रू टू बॉडी सरफेस, यानी कुछ एक्वाटिक एनिमल ऐसे होते हैं अपनी बॉडी सरफेस से भी रिस्पायरेशन करते हैं। सो आज का टॉपिक था रिस्पायरेशन किस ऑर्गन से होता है, डिफरेंट प्लेसेस पर रहने वाले एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है।